हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हर्डमानिया। इसको सी स्क्वायर्ड भी बोलते हैं। इसकी बॉडी में से फव्वारे जैसे पानी निकलता है, इसकी वजह से इसको सी स्क्वायर्ड बोलते हैं। और इसका पोटैटो जैसा शेप होता है, इसकी वजह से इसको सी पोटैटो भी बोलते हैं। और इसका थैलानुमा आकार होता है, उसकी वजह से इसे एसिडीन भी बोलते हैं। और इसकी बॉडी पे टेस्ट की कवरिंग होती है जिसको ट्यूनिका बोलते हैं, तो इसकी वजह से इनको ट्यूनिकेट्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। इनका फाइलम कॉर्डेटा होता है, इनका सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा होता है। यूरो का मतलब टेल होता है, कॉर्डेटा मतलब कॉर्डेट, इनमें टेल प्रेजेंट होती है, इसकी वजह से इनके सब फाइलम को यूरोकॉर्डेटा नाम दिया है। नेक्स्ट इनकी क्लास होती है एसिडिएसी। नेक्स्ट इनकी सब क्लास होती है प्लूरोगोनिया, जिसमें बहुत सारे गोनाड्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इनका ऑर्डर होता है स्टोलोडीब्रैंकिया। नेक्स्ट इनका जेनस होता है हर्डमानिया। और ये हर्डमानिया जो जेनस है वो किसने दिया था? हर्ट मेयर ने दिया था। ये जो जीनस हर्डमानिया वो किसने दिया था? हर्ट मेयर ने दिया था। और हर्डमानिया की 4 स्पीशीज़ इंडियन ओशन में मिलती हैं। हर्डमानिया पैलिडा, हर्डमानिया मोरिशाना, हर्डमानिया सिलोनिका, हर्डमानिया एनुरेंसिस। और ये जो फर्स्ट एंड सेकंड होती है हर्डमानिया पैलिडा और हर्डमानिया मोरिशाना, ये क्या होती है? शैलो होती हैं। और ये जो दो स्पीशीज़ हैं हर्डमानिया सिलोनिका और हर्डमानिया एनुरेंसिस, ये डीप वाटर में रहती है। तो ये शैलो है और ये डीप वाटर में रहती हैं। आपसे इनकी स्पीशीज़ का नाम देके पूछ सकते हैं कौन सी शैलो वाटर रिजाइडिंग है और कौन सी डीप वाटर रिजाइडिंग है। और ये क्या होते हैं? एक्सक्लूसिवली मैराइन होते हैं। मैराइन में भी क्या होंगे? एक्सक्लूसिवली मैराइन होंगे। ये सीडेंट्री होंगे, एक जगह ही रहने वाले होंगे, शैलो वाटर में रहेंगे, ये ज़्यादा डीप वाटर में नहीं रहेंगे और हमेशा अकेले रहते हैं, सॉलिटरी रहते हैं। और ये फिल्टर फीडर होते हैं या सीलियरी फीडर होते हैं। फिर इनकी बॉडी जैसे अपन ने बताया था, इनको क्या बोलते हैं? ट्यूनिकेट्स भी बोलते हैं, क्योंकि इनकी बॉडी पे ट्यूनिकाटा की लेयर होती है, जिसको ट्यूनिक की लेयर होती है, जिसको टेस्ट भी बोलते हैं। टेस्ट की कवरिंग होती है और वो किसकी होती है? ट्यूनिसिन की होती है। और ये ट्यूनिसिन क्या होता है? सेलुलोज होता है। तो ये एक हर्डमानिया एकमात्र ऐसा एनिमल है जिसमें क्या होता है? सेलुलोज प्रेजेंट होता है। अपन को पता है सेलुलोज कहाँ प्रेजेंट होता है? प्लांट में प्रेजेंट होता है। बट हर्डमानिया एक ऐसा एनिमल है जिसमें क्या होता है? सेलुलोज प्रेजेंट होता है। तो ये ट्यूनिसिन क्या होता है? इसके टेस्ट में प्रेजेंट होता है। इसकी जो आउटर कवरिंग होती है जिसको क्या बोलते हैं? ट्यूनिक बोलते हैं या टेस्ट बोलते हैं, उसकी कवरिंग होती है। और उस टेस्ट या ट्यूनिक में क्या होता है? ट्यूनिसिन होता है जो सेलुलोज होता है। नेक्स्ट इसमें कुछ केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो हेल्प करते हैं एंटी कैंसर, एंटीवायरल और इम्यूनोसेप्रेसेंट ड्रग्स में। तो इनमें कुछ केमिकल्स होते हैं जैसे डाइडामिन्स हुए, एप्लिडिन हुए। तो ये केमिकल्स किस में यूज़ होते हैं? एंटी कैंसर, एंटीवायरल और इम्यूनोसेप्रेंट्स में। नेक्स्ट इनमें कमेंसेलिज्म प्रेजेंट होता है, ये अपन आगे पढ़ेंगे डिटेल में। ये क्या होता है? प्रोटोकॉपरेशन होता है। और ये किसके साथ? जो गैस्ट्रोपोड्स होते हैं जैसे टर्बिनेला, ये क्या करते हैं? गैस्ट्रोपोड्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं। ये क्या करेंगे? गैस्ट्रोपोड्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाएंगे और रिटर्न में गैस्ट्रोपोड क्या करते हैं? वो फ्री स्विमिंग होते हैं। तो ये क्या करेंगे? उनकी बॉडी पे जाके चिपक जाएंगे, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाएंगे। बदले में जो गैस्ट्रोपोड होते हैं वो मूव करते रहते हैं और ये क्या होते हैं? सेडेंट्री होते हैं। तो जो गैस्ट्रोपोड मूव करेंगे तो उसकी वजह से इनको क्या मिलता रहेगा? खाना मिलता रहेगा और बदले में ये उनको क्या प्रोवाइड करवाएंगे? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाएंगे। तो दोनों का फायदा होगा। इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? कमेंसेलिज्म बोलते हैं। और क्या होता है? प्रोटोकॉपरेशन। तो इनमें क्या होता है? कमेंसेलिज्म मिलता है। नेक्स्ट इनकी मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं। इनकी जो बॉडी होती है उसमें बॉडी प्रॉपर होता है और क्या होता है? फूड प्रेजेंट होता है। और इनकी बॉडी प्रॉपर में क्या होते हैं? एक तो ब्रैंकियल साइफोन प्रेजेंट होता है और एक एट्रियल साइफोन प्रेजेंट होता है, वो अभी अपन देखेंगे। और इनका ये जो फुट होता है वो किसका बना हुआ होता है? अभी अपन ने देखा था टेस्ट होता है इनकी बॉडी पे
तो इनका फुट होता है वो सारा किससे बना होता है, टेस्ट से बना होता है। और ये क्या होता है, रफ़ होते हैं, क्योंकि ये जो इनका फुट होता है वो इनको सबस्ट्रेटम से अटैच करने में हेल्प करता है। तो इनका जो फुट होता है वो रफ़ होता है, क्योंकि वहाँ पे फॉरेन बॉडीज़ या शेल के पीसेस और जितना भी कचरा होता है वो सारा अटैच होता है इनके फुट पे, उसकी वजह से रफ़ होता है और वो टेस्ट से बना होता है। तो अभी अपन डायग्राम से देखते हैं इनके बॉडी प्रॉपर में क्या क्या होता है। हर्ड माने की जो बॉडी होती है उसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक तो बॉडी प्रॉपर होता है और एक फूड प्रेजेंट होता है। और ये जो फूड होता है उसमें क्या होता है, फॉरेन पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से ये क्या होता है, रफ़ होता है। और इसकी जो बॉडी होती है वो टेस्ट से कवर्ड होती है। और जो बॉडी प्रॉपर होता है उसमें दो अपर्चर प्रेजेंट होते हैं, एक तो ब्रैंकियल अपर्चर होता है और एक एट्रियल अपर्चर होता है। और जो ब्रैंकियल अपर्चर होता है वहाँ पे ब्रैंकियल साइफन प्रेजेंट होता है, और ये जो एट्रियल अपर्चर होता है यहाँ पे एट्रियल साइफन प्रेजेंट होता है। तो पानी इधर ब्रैंकियल साइफन से इसकी बॉडी में एंटर करेगा और एग्जिट किधर से करेगा, इधर एट्रियल अपर्चर से एग्जिट करेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं ट्यूनिक, जिसको टेस्ट पे बोलते हैं। ये क्या होती है, हर्ड मानिए की जो बॉडी होती है उस पर प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है और ये ट्रांसपेरेंट होती है यंगर स्टेज में। और ये क्या होती है, एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन भी है। और इसको सीक्रेट कौन करता है, एपिडर्मिस सीक्रेट करती है ट्यूनिक को। फिर जो हर्ड मानिए का फुट होता है वो टेस्ट से बना हुआ होता है। फिर इसके टेस्ट में 5 चीज़ें प्रेजेंट होती है। सबसे पहला प्रेजेंट होता है मैट्रिक्स, और ये जो मैट्रिक्स होता है वो ट्यूनिसन का बना होता है, अपन ने देखा था। जो क्या होता है, पॉलीसेक्राइड होता है, सेलुलोज होता है जिसमें, जो सेलुलोज का बना हुआ होता है। और इसमें कुछ प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं। फिर इसमें कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि मीजोडर्मल इन ऑरिजिन होते हैं। और सेल कौन कौन से होते हैं, इयोसिनोफिलस सेल्स होते हैं, एक तो लार्ज और एक स्मॉल। इयोसिनोफिलस सेल्स होते हैं, अमीबॉइड सेल्स होते हैं, ग्रैनुलर सेल्स होते हैं, नर्व सेल्स होते हैं, एपिथेलियल सेल्स होते हैं और वैक्यूलेटेड सेल्स होते हैं। फिर इसमें जो थर्ड चीज़ प्रेजेंट होती है वो इंटरलेसिंग फाइब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि स्मूथ मसल के फाइबर को रिजेंबल करते हैं। फिर इनमें कैलकेरियस स्पाइक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और वो भी छोटे और बड़े होते हैं, जिनको माइक्रोस्क्लेरस और मेगास्क्लेरस बोलते हैं। फिर इनमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, ब्रांचिंग वेस्कुलर वेसल्स होती हैं। और इनमें जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर में एंड होती है, डायलेट होती हैं। और ये जो टेस्ट होता है उसमें क्या होती हैं, जो ब्लड वेसल होती हैं उनका जो एंटीरियर एंड होता है वो बल्ब लाइक डायलेट होता है, फूला हुआ होता है, और उसको अपन क्या बोलते हैं, एम्पुला बोलते हैं। ये एम्पुले बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है, हर्डमानिया का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। और ये एम्पुला प्रेजेंट होने की वजह से इनकी जो बॉडी होती है उस पर ऐसे स्पॉट्स दिखाई देते हैं। और ये जो एम्फुले होते हैं वो एक रिसेप्टर ऑर्गन भी होता है। तो अपन ने देखा इनका जो टेस्ट होता है उसमें 5 चीज़ें प्रेजेंट होती है। क्या क्या प्रेजेंट होता है, मैट्रिक्स प्रेजेंट होते हैं, उसके बाद में कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं, फिर इनमें इंटरलेसिंग फाइब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं, स्पाइक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और फिर क्या होता है, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है, जिसमें ये एम्फुले इंपॉर्टेंट है। इसकी वजह से क्या होती है, इनकी जो बॉडी होती है वो थोड़ी पिंकिश रेडिश दिखती है। तो ये अपन ने इसका टेस्ट किया। फिर नेक्स्ट इनका डाइजेस्टिव सिस्टम देखते हैं। इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें क्या क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल होती है, और एलिमेंट्री कैनाल के साथ साथ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। तो अपन देखते हैं इनकी बॉडी में डाइजेशन कैसे होता है। सबसे पहले क्या होता है, माउथ प्रेजेंट होता है। और माउथ क्या होता है, अभी अपन ने देखा था पिछले डायग्राम में, जो ब्रैंकियल अपर्चर होता है उसी को क्या बोलते हैं, माउथ बोलते हैं। ब्रैंकियल अपर्चर से क्या करेगा, इसकी बॉडी में खाना एंटर होगा। और ब्रैंकियल अपर्चर वहाँ पे अपन ने देखा था क्या था, ब्रैंकियल साइफोन प्रेजेंट था। और इनका जो माउथ होता है वो 4 लिप्स या लोब्स बोल दो, उससे क्या होता है, अनसर्कल्ड रहता है। तो इनके जो माउथ होते हैं वहाँ पे क्या होते हैं, 4 लिप्स प्रेजेंट होते हैं, और वाटर करंट के साथ इनकी बॉडी में ब्रैंकियल अपर्चर से फूड एंटर करता है, बकल कैविटी में जाएगा। बकल कैविटी को दूसरा स्टोमोडियम भी बोलते हैं। यहाँ पे जो बकल कैविटी होती है उसको स्टोमोडियम भी बोलते हैं। और ये जो बकल कैविटी होती है वहाँ पे क्या होते हैं, स्फिंक्टर प्रेजेंट होते हैं। और क्या प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे ब्रैंकियल टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। और ये टेंटिकल्स कितने होते हैं, 64 होते हैं। और टेंटिकल्स का काम क्या होता है, जो कि लार्ज फूड पार्टिकल्स होते हैं उनको ये क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, ये इनकी बॉडी में एंटर नहीं होने देते। ये जो टेंटिकल्स हैं 64 इन नंबर्स है। फिर बकल कैविटी के बाद में खाना कहाँ आता है, फेरिंग्स में आता है। और फेरिंग्स में भी क्या होते हैं, 2 जॉन होते हैं। एक तो होता है प्री ब्रैंकियल जॉन जो कि छोटा होता है, और एक होता है ब्रैंकियल सैक जो कि क्या होता है, बड़ा होता है। और इन दोनों को जो सेपरेट करता है, प्री ब्रैंकियल जॉन और ब्रैंकियल जॉन के बीच में क्या होता है, पेरीफेरेंजियल बैंड्स प्रेजेंट होते हैं।
प्री ब्रैंकियल और ब्रैंकियल के बीच में क्या होते हैं, पेरिफेरेंजियल बैंड्स प्रेजेंट होते हैं, और जो ब्रैंकियल सैक होता है वो लार्ज होता है, और इसी ब्रैंकियल सैक को अपन क्या बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है ब्रैंकियल बास्केट भी बोलते हैं इसको। और ये जो ब्रैंकियल सैक है इसकी जो वॉल्स होती हैं वो परफोरेटेड होती हैं गिल स्लिट्स से, और गिल स्लिट्स को अपन दूसरा नाम भी देते हैं, वो क्या है, स्टिग्मेटा। स्टिग्मेटा क्या है, गिल स्लिट्स है, और ये सीलिएटेड होते हैं, और इनमें क्या होते हैं, ये जो ब्रैंकियल सैक है इसमें ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट होती हैं। ब्लड वेसल के साथ साथ इनमें एंडोस्टाइल प्रेजेंट होता है, और ये जो एंडोस्टाइल होता है वो थायराइड की जैसे वर्क करता है। फिर फेरिंग्स के बाद में क्या है, ईसोफेगस प्रेजेंट होता है इनके एलिमेंट्री कैनाल में, और ईसोफेगस क्या होता है, सिंपली कनेक्ट करता है फेरिंग्स को स्टमक के साथ, और ईसोफेगस में क्या होता है, सीलेटेड ग्रूव प्रेजेंट होता है। फिर ईसोफेगस किस में ओपन होता है, स्टमक में ओपन होता है, और स्टमक पे यहाँ पे क्या होता है, स्फिंक्टर प्रेजेंट होते हैं इसके एंटीरियर और पोस्टीरियर एंड पे। फिर स्टमक किस में ओपन होता है, इंटेस्टाइन में ओपन होगा, और इंटेस्टाइन फर्दर रेक्टम में ओपन होता है, और रेक्टम फिर फर्दर क्लोएका में ओपन होता है, और क्लोएका फिर किस में ओपन होता है, एनस में, और फिर एनस किस में ओपन होगा, एट्रियल साइफन में। और एट्रियल साइफन अपन ने देखा था कहाँ ओपन होता है, एट्रियल अपर्चर में ओपन होता है, और फिर जो वेस्ट मटेरियल होगा वो एट्रियल अपर्चर के थ्रू इसकी बॉडी से बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाएगा। ये अपन ने इसके एलिमेंट्री कैनाल की बात करी, और अपन ने देखा इसके डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल के साथ साथ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो अपन डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की बात करते हैं। इसमें 2 डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रेजेंट होंगे। पहला तो क्या होगा, लीवर प्रेजेंट होगा, ये बाइलॉब्ड होगा, इसमें 2 लॉब्ड होंगे, और ये स्टमक के दोनों तरफ प्रेजेंट होता है। और ये लीवर क्या सीक्रेट करेगा, अमाइलेज सीक्रेट करेगा, उसके साथ प्रोटीएज सीक्रेट करेगा, और माइल्ड लाइपेज सीक्रेट करेगा। तो ये अमाइलेज भी सीक्रेट करेगा, प्रोटीएज भी सीक्रेट करेगा, और लाइपेज भी सीक्रेट करेगा। मतलब इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड तीनों का क्या होगा, तीनों के लिए एंजाइम यहाँ पे सीक्रेट करेगा, तीनों का क्या होगा, डाइजेशन में हेल्प करेगा ये। फिर दूसरा जो डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रेजेंट होता है वो कौन सा होता है, पाइलोरिक ग्लैंड होता है। और ये पाइलोरिक ग्लैंड होता है, उसके 2 ड्यूअल फंक्शन है, ये वर्टिब्रेट के पैनक्रियास के जैसे भी काम करता है, और ये साथ साथ एक्सक्रीटरी ऑर्गन के जैसे भी वर्क करता है। मतलब ये डाइजेशन में भी हेल्प करेगा और एक्सक्रीशन में भी हेल्प करेगा, और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, स्टमक और इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। ये डाइजेस्टिव जूस में सीक्रेट करेगा और एक्सक्रीशन में भी हेल्प करेगा। और ये जो हर्डमानिया होते हैं, ये अपन ने देखा था क्या होते हैं, ये सीलियरी फीडर होते हैं, और ये जो माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे अलगे हुए, डायटम्स हुए, उन सब पे फीड करते हैं। नेक्स्ट इनका ब्लड वस्कुलर सिस्टम देखते हैं। इनका जो ब्लड वस्कुलर सिस्टम होता है वो वेल डेवलप्ड होता है और हाईली मॉडिफाइड होता है। और इनका जो ब्लड वस्कुलर सिस्टम होता है उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, ब्लड वेसल और ब्लड प्रेजेंट होता है, और उसके साथ साथ हार्ट और पेरिकार्डियम प्रेजेंट होता है। हार्ट और पेरिकार्डियम की बात करें तो इनमें जो पेरिकार्डियम होता है वो नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल होगा, और एलोंगेटेड होगा, और ये जो पेरिकार्डियम होता है वो क्लोज्ड होता है, और इसमें पेरिकार्डियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, और उस फ्लूइड के साथ साथ इसमें कॉर्पसल्स भी प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट जो हार्ट होता है वो पेरिकार्डियम में एनक्लोज्ड होगा, और ये फ्लैप के साथ अटैच होगा, और इनका जो हार्ट होता है वो हाईली कॉन्ट्रैक्टाइल होता है, हाईली कॉन्ट्रैक्टाइल होगा इनका हार्ट, और इनमें स्ट्राइटेड मसल्स भी प्रेजेंट होते हैं इनके हार्ट में। और इनका जो हार्ट होता है उसका फॉर्मेशन काहे से होता है, जो पेरिकार्डियम की फोल्डिंग होती है उससे क्या होता है, जो पेरिकार्डियम की इनफोल्डिंग होगी उससे हार्ट का फॉर्मेशन होगा, और इनके जो हार्ट होता है उसमें वॉल्स एब्सेंट होंगे, और जो हार्ट का शेप होता है वो पेयर शेप का होता है। तो ये अपन ने देखा हार्ट और पेरिकार्डियम। नेक्स्ट हार्ट और पेरिकार्डियम के बाद में इनकी ब्लड वेसल देखते हैं। इनमें 4 तरह की ब्लड वेसल प्रेजेंट होती हैं। एक तो वेंट्रल आउटा प्रेजेंट होती है, एक डोर्सल आउटा प्रेजेंट होती है, और उसके साथ ब्रैंकियोविसरल वेसल प्रेजेंट होती है, और कार्डियोविसरल वेसल प्रेजेंट होती है। फिर इनकी ब्लड की बात करें तो इनका ब्लड रेड कलर का होता है और ट्रांसपेरेंट होगा, और हाइपरटोनिक होता है, हाइपरटोनिक टू सी वाटर, और इनके ब्लड में वेनेडोसाइट्स जो होते हैं वो एब्सेंट होंगे। ये जो वेनेडोसाइट्स हैं बाकी यूरोकॉडेट्स में प्रेजेंट होते हैं, बट हर्डमानिया में वेनेडोसाइट्स होंगे वो क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। और इनमें ल्यूकोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, अमीबॉइड ल्यूकोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं इनके ब्लड में, और नेफ्रोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, एक्सक्रीटरी जो मटेरियल होते हैं ज़ैंथिन और यूरेट उसका कलेक्शन करते हैं। और इनमें जो पिगमेंट प्रेजेंट होता है इनके ब्लड में, बट उस पिगमेंट की जो ऑक्सीजन एब्जॉर्बिंग पावर है वो कम होती है। तो ये अपन ने देखा हार्ट, पेरिकार्डियम, ब्लड वेसल और ब्लड। नेक्स्ट इसके हार्ट का स्ट्रक्चर देखते हैं। इनका जो हार्ट होता है वो पेरिकार्डियम से इनक्लोज होता है,
और इनके हार्ट में ये क्या होती है, वेंट्रल अओर्टा होती है, और ये इसका एंटीरियर एंड होता है और ये पोस्टीरियर एंड होता है। ये जो वेंट्रल अओर्टा है ये फर्दर इसमें से ब्रांच निकलती है, तो ये वेंट्रल अओर्टा से एंटीरियर एंड की तरफ जो ब्रांच निकलेगी वो है एंटीरियर हाइपोब्रैंकियल वेसल, और ये इसका जो पोस्टीरियर एंड है वहाँ से जो वेंट्रल अओर्टा की ब्रांच निकलेगी वो पोस्टीरियर हाइपोब्रैंकियल वेसल होगी। इधर जो जाएगी वो एंटीरियर हाइपोब्रैंकियल वेसल और इधर जो जाएगी वो पोस्टीरियर हाइपोब्रैंकियल वेसल। और यहाँ ये वेंट्रल अओर्टा है, वहाँ से एक टेस्ट वेसल भी निकलती है, ये क्या है, सब एंडोस्टाइलर टेस्ट वेसल। फिर ये इधर वेंट्रल अओर्टा निकलती है, इधर से डोर्सल अओर्टा निकलती है, फिर यहाँ से एक कार्डियो विसरल वेसल भी निकलती है। यहाँ से क्या निकलेगी, कार्डियो विसरल वेसल निकलेगी। फिर नेक्स्ट इसके वेंट्रल अओर्टा की बात करते हैं। ये जो वेंट्रल अओर्टा होती है लार्जेस्ट ब्लड वेसल होती है। वेंट्रल अओर्टा को सब एंडोस्टाइलर वेसल भी बोलते हैं, और ये हार्ट के वेंट्रल एंड से निकलेगी। और ये जैसे ही निकलती है हार्ट से, तो ये जो वेंट्रल अओर्टा है इससे क्या निकलती है, एक वेंट्रल टेस्ट वेसल निकलती है, जैसे ये दिख रही है हार्ट से निकलती है, इसमें से एक वेंट्रल टेस्ट वेसल निकलेगी जो इसके टेस्ट को क्या करेगी, ब्लड सप्लाई करेगी। ये क्या है, टेस्ट है, तो ये टेस्ट को ब्लड सप्लाई करेगी। जो वेंट्रल टेस्ट वेसल है किससे निकली है, वेंट्रल अओर्टा से निकली है। फिर अपन ने देखा था अभी पिछले हार्ट के डायग्राम में, जो वेंट्रल अओर्टा होती है वो एंटीरियर और पोस्टीरियर हाइपोब्रैंकियल वेसल में बाइफर्केट हो जाती है। तो ये जो है इधर जा रही है क्या, एंटीरियर ब्रांच ऑफ वेंट्रल अओर्टा, और इधर जो जाएगी वो क्या है, पोस्टीरियर ब्रांच ऑफ वेंट्रल अओर्टा। फिर ये जो एंटीरियर जो ब्रांच जा रही है वेंट्रल अओर्टा की, वो फर्दर क्या हो, ये जो ब्रांच है वो फर्दर क्या करती है, ट्रांसवर्स वेसल्स, ये जो दिख रही है क्या है, ट्रांसवर्स वेसल है, तो ये ट्रांसवर्स वेसल का फॉर्मेशन करेंगे। और ये जो ट्रांसवर्स वेसल है वो फर्दर किसको ब्लड सप्लाई करेगा, यहाँ पे जो ब्रैंकियल सैक और एंडोस्टाइल और मेंटल प्रेजेंट होता है, ये जैसे क्या है, ये मेंटल है, और यहाँ पे जो एंडोस्टाइल प्रेजेंट होता है और जो ब्रैंकियल सैक होता है उसको ब्लड सप्लाई कौन करेगी, ये जो ट्रांसवर्स वेसल है वो करेंगे। फिर ये जो एंटीरियर ब्रांच होती है वेंट्रल अओर्टा की, वो फिर फर्दर आगे जाएगी, और ये जो ब्रैंकियल साइफोन होता है वहाँ पे ये क्या करेगी, ज्वाइन करेगी, और फिर क्या बनाएगी, पेरीफेरेंजियल ग्रूव वेसल बनाएगी, पेरीफेरेंजियल ग्रूव वेसल बनाएगी। और ये पेरीफेरेंजियल वेसल कहाँ होती है, जो पेरीफेरेंजियल ग्रूव है उसके नीचे होती है, तो ये पेरीफेरेंजियल वेसल का फॉर्मेशन करेगी और सब टेंटिकुलर वेसल का फॉर्मेशन करेगी। ये क्या है, सब टेंटिकुलर वेसल का फॉर्मेशन करेगी जो टेंटिकल्स को ब्लड सप्लाई करेगी, और एक ये पेरीफेरेंजियल वेसल का फॉर्मेशन करेगी। फिर एक ईसोफेजियल एरिया को भी ये ब्लड सप्लाई करेगी। तो ये अपन ने देखा, ये हार्ट होता है, यहाँ पे हार्ट से क्या निकलेगी, ये वेंट्रल अओर्टा निकलेगी। फिर वेंट्रल अओर्टा जैसे बाहर निकलती है हार्ट से फर्दर, इसे वेंट्रल टेस्ट वेसल निकल जाती है, और वेंट्रल अओर्टा फर्दर फिर एंटीरियर और पोस्टीरियर ब्लड वेसल में डिवाइड हो जाएगी। इसका जो एंटीरियर जो ब्रांच है वो फर्दर क्या करेगी, ये ट्रांसवर्स वेसल में बोथ ब्रांचेस होगी, उनमें से क्या निकलेगी, ट्रांसवर्स वेसल निकलेंगे, और ट्रांसवर्स वेसल ब्रैंकियल सैक एंडोस्टाइल और मेंटल को ब्लड सप्लाई करेगा। और ये एंटीरियर ब्रांच आगे जाके ये जो ब्रैंकियल साइफोन है उसमें क्या करेगी, ये पेरीफेरेंजियल और सब टेंटिकुलर वेसल का फॉर्मेशन करेगी, जो फेरिंग्स और टेंटिकल को ब्लड सप्लाई करेगा। फिर डोर्सल अओर्टा की बात करते हैं। ये जो दिख रहा है, ये जो डार्क लाइन दिख रही है क्या है, डोर्सल अओर्टा है। और ये जो डोर्सल अओर्टा होती है वो हार्ट से कनेक्टेड नहीं होती, ये सिर्फ वेंट्रल अओर्टा से कनेक्टेड होती है। ये क्या दिख रही है, ये वेंट्रल अओर्टा से कनेक्टेड होगी, हार्ट से इसका कोई कनेक्शन नहीं होगा। और ये जो वेंट्रल अओर्टा से कनेक्टेड होगी वो किसकी हेल्प से कनेक्ट होगी, सब टेंटिकुलर, ये जो सब टेंटिकुलर वेसल्स हैं ये दिख रही है आपको, ये देखिए क्या है, सब टेंटिकुलर वेसल की हेल्प से ये जो वेंट्रल अओर्टा जा रही है वो ये डोर्सल अओर्टा और ये वेंट्रल अओर्टा क्या करेंगी, कनेक्ट रहेंगी एक दूसरे से विद द हेल्प ऑफ दिस सब टेंटिकुलर वेसल। फिर ये जो वेंट्रल अओर्टा है वो उसमें से फर्दर ट्रांसवर्स वेसल निकलेंगी जो कि किसको सप्लाई करेंगी, पेरीफेरेंजियल, सब टेंटिकुलर और न्यूरल वेसल को ब्लड सप्लाई करेंगी। यहाँ पे क्या होते हैं, न्यूरल वेसल्स प्रेजेंट होती है, तो इनको न्यूरल वेसल्स को वेंट्रल अओर्टा ब्लड सप्लाई नहीं करेगी, बल्कि इनको ब्लड सप्लाई कौन करेगा, डोर्सल अओर्टा सप्लाई करेगी। थर्ड जो वेसल होती है वो ब्रैंकियोवेस्चुलर वेसल होती है, और ये जो डोर्सल अओर्टा है इससे फर्दर आगे कंटिन्यू होती है, ये क्या है, ब्रैंकियोवेस्चुलर वेसल होती है। डोर्सल अओर्टा के आगे क्या होती है, ब्रैंकियोवेस्चुलर वेसल होती है, और ये भी फर्दर राइट और लेफ्ट ब्रांच में डिवाइड हो जाती है। जो इसकी राइट ब्रांच है वो राइट ईसोफेजियल वेसल, और ये राइट ईसोफेजियल वेसल होती है वो शॉर्ट होती है, और ये राइट ईसोफेजियल वेसल किसको सप्लाई करेगी, जो राइट साइड होता है ईसोफेगस का उसको, और जो राइट लीवर लोब होता है उसको।
फिर ये जो ब्रैंकियोविसरल वेसल है उसकी लेफ्ट ब्रांच है वेंट्रो इंटेस्टाइनल वेसल, जो कि ब्लड सप्लाई करेगी। जो लेफ्ट साइड होता है ईसोफेगस का, स्टमक का, इंटेस्टाइन का और रेक्टम का, उन सबको ब्लड कौन सप्लाई करेगी? ये लेफ्ट ब्रांच होती है जो वेंट्रो इंटेस्टाइनल वेसल की, वो। फिर फोर्थ वेसल होती है कार्डियो विसरल वेसल। ये आप देख रहे हैं, ये क्या है? कार्डियो विसरल वेसल होती है। और ये जो डोर्सल एंड होता है हार्ट का, वहाँ से निकलेगी। अभी पिछले वीडियो हार्ट के डायग्राम में भी अपन ने देखा था कि कार्डियोविसरल वेसल कहाँ से निकल रही थी, जो डोर्सल एंड था हार्ट का, वहाँ से निकल रही थी। और ये जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उनको क्या करती है? ब्लड सप्लाई करती है। तो जहाँ इसका यहाँ ऑरिजिन हो रहा है, तो इसका जहाँ ऑरिजिन हो रहा है वहाँ से एक राइट हिपैटिक वेसल निकलती है और एक ईसोफेजियल टेस्ट वेसल निकलती है। एक ईसोफेजियल टेस्ट वेसल निकलती है और एक राइट हिपैटिक वेसल निकलती है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये है कार्डियो विसरल वेसल और यहाँ से जहाँ ये ओरिजिन होती है वहाँ एक तो ईसोफेजियल टेस्ट वेसल निकलती है और एक राइट हिपैटिक वेसल निकलती है। और ये जो राइट हिपैटिक वेसल नाम से पता चल रहा है, ये राइट लीवर लॉब को ब्लड सप्लाई करेगी। और ये ईसोफेजियल टेस्ट वेसल है, ये ईसोफेगस और टेस्ट को ब्लड सप्लाई करेगी। फिर इसकी जो डोर्सल ब्रांच है वो किस किस को सप्लाई करेगी? टेस्ट को सप्लाई करेगी। और जो ईसोफेगस है उसको, और जो राइट गोनाड है उसको ब्लड सप्लाई करेगी। फिर इसमें 6 से 8 साइफोनल वेसल्स होती हैं और ये साइफोनल वेसल क्या करती हैं? एट्रियल साइफन को ब्लड सप्लाई करेगी। फिर इसकी जो मिडिल ब्रांच होती है वो लेफ्ट गोनाडियल वेसल होती है। जैसे कि आप देख रहे हैं, क्या है? लेफ्ट गोनाडियल वेसल है जो कि लेफ्ट गोनाड को ब्लड सप्लाई करेगी। फिर इसकी जो वेंट्रल ब्रांच है वो है डोर्सो इंटेस्टाइनल वेसल और ये सप्लाई करेगी स्टमक, इंटेस्टाइन और लेफ्ट लीवर के लोब को। तो ये अपन ने देखा इसका ब्लड वस्कुलर सिस्टम। नेक्स्ट इसका ब्लड सर्कुलेशन देखते हैं। इसके हार्ट में वॉल्व एब्सेंट होते हैं और जो ब्लड का फ्लो होता है वो पैरास्टेलिक जो वेव होती है उससे मेंटेन होता है। और इसमें रिवर्स पैरास्टेलसिस होता है जिससे जो ब्लड का फ्लो होता है उसका डायरेक्शन चेंज होता है। तो यहाँ वॉल एब्सेंट होता है, तो यहाँ पे जो ब्लड का फ्लो होता है वो मेंटेन काहे से होता है? पैरास्टेलसिस से होता है। जो पैरास्टेलसिक वेव होती है उससे मेंटेन होता है। और रिवर्स पैरास्टेलसिस होता है तो उसमें जो ब्लड का फ्लो होता है उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो सबसे पहले क्या होता है, ये जो टेस्ट होता है, ये जो टेस्ट होता है, टेस्ट से ब्लड कहाँ आएगा? इस वेंट्रल अवोर्टा में आएगा। फिर ये जो वेंट्रल अवोर्टा से ब्लड कहाँ आता है? यहाँ हार्ट में आता है। हार्ट से फिर ये कार्डियोविसरल वेसल है, यहाँ आता है। फिर यहाँ जितने भी विसरल ऑर्गन्स होते हैं और टेस्ट होता है वहाँ जाता है। फिर विसरल ऑर्गन से कहाँ जाएगा? ब्रैंकियोविसरल वेसल में जाएगा। फिर ये ब्रैंकियोविसरल वेसल से डोर्सल अवोर्टा में जाएगा और फिर डोर्सल अवोर्टा से फिर इधर ब्रैंकियल वेसल में जाएगा। फिर से वो टेस्ट से होते हुए वेंट्रल अवोर्टा में और वेंट्रल अवोर्टा से हार्ट। तो ये साइकिल क्या होती है? रिपीट होती रहती है। और यहाँ पे क्या होता है? ब्रैंकियल वेसल और हार्ट में क्या होगा? ब्लड का ऑक्सीजनेशन होगा और वो ब्लड का ऑक्सीजनेटेड ब्लड वेंट्रल अवोर्टा हार्ट में लेके जाएगी। फिर हार्ट कार्डियोविसरल वेसल को ब्लड सप्लाई करेगा। फिर कार्डियोविसरल वेसल विसरल ऑर्गन को, और विसरल ऑर्गन से जो फिर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ब्रैंकियोविसरल वेसल कलेक्ट करेगी। फिर डोर्सल अवोर्टा को लेके जाएगी। फिर डोर्सल अवोर्टा ब्रैंकियल वेसल को ब्लड सप्लाई करेगा। फिर ब्रैंकियल वेसल और टेस्ट में ब्लड का ऑक्सीजनेशन होगा और वो वेंट्रल अवोर्टा हार्ट को ब्लड सप्लाई करेगा। तो ऐसे इनका ब्लड का ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का सप्लाई पूरी बॉडी को होगा। नेक्स्ट इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करते हैं। इनमें जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो न्यूरल ग्लैंड होता है और ये ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होता है और एक ये हार्मोन भी सीक्रेट करता है जो मेटामॉर्फोसिस में हेल्प करता है। और ये जो न्यूरल ग्लैंड होता है ये पिट्यूटरी ग्लैंड के होमोलोगस होता है। जो वर्टिब्रेट्स में पिट्यूटरी ग्लैंड होता है उसके होमोलोगस होता है ये न्यूरल ग्लैंड। और इनमें जो हर्ड मानिया में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? ज़ैंथिन और यूरेट के पार्टिकल्स होते हैं। और ये जो न्यूरल ग्लैंड होता है वो एक्सक्रीशन के साथ साथ न्यूट्रिशन को भी कंट्रोल करता है और एग सेल का डिटेक्शन भी करता है। फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम के बाद में अपन देखते हैं नर्वस सिस्टम। इनका जो नर्वस सिस्टम होता है वो सिंपल होता है और लेस डेवलप्ड होता है। और इनका जो नर्वस सिस्टम होता है उसमें नर्व गैंग्लियन प्रेजेंट होता है जिसको ब्रेन भी बोलते हैं। और ये जो इनका जो नर्व गैंग्लियन होता है वो न्यूरल ग्लैंड के नीचे प्रेजेंट होता है। और जबकि जो दूसरे एसिडियंस होते हैं उनमें जो ब्रेन होता है वो न्यूरल ग्लैंड के डोर्सली प्रेजेंट होता है। बट यहाँ हर्डमानिया में जो नर्व गैंग्लियन या ब्रेन है वो कहाँ प्रेजेंट होगा? न्यूरल ग्लैंड के नीचे प्रेजेंट होगा। फिर इनके नर्वस सिस्टम में एक न्यूरल कॉम्प्लेक्स भी होता है और ये न्यूरल कॉम्प्लेक्स किससे बना हुआ होता है? एक तो नर्व गैंग्लियन से और उसके साथ न्यूरल ग्लैंड से और डॉर्सल ट्यूबरकल से। तो न्यूरल कॉम्प्लेक्स किस किस से बना हुआ होता है? नर्व गैंग्लियन से, न्यूरल ग्लैंड से और डॉर्सल ट्यूबरकल से। नेक्स्ट इनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखते हैं। ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं
मतलब इनमें जो मेल और फीमेल होते हैं वो एक ही बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, और इनमें प्रोटोगाइनस कंडीशन पाई जाती है। प्रोटोगाइनस मतलब जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं या फीमेल जो ओवा होता है वो पहले उसका डेवलपमेंट हो जाता है, और या फिर उसका पहले मैचुरेशन हो जाता है। और इनमें जो डेवलपमेंट होते हैं वो इनडायरेक्ट होते हैं, क्योंकि इनमें एक लार्वा का फॉर्मेशन होता है, और उस लार्वा को अपन क्या बोलते हैं, टैडपोल लार्वा बोलते हैं। और इस यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन होगा वो बॉडी के बाहर होगा, इसलिए इसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। और जो फर्टिलाइजेशन होगा वो क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रोटोगाइनस कंडीशन प्रेजेंट है। और यहाँ पे इनके जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वहाँ पे सिर्फ क्या होते हैं, गोनाड्स प्रेजेंट होते हैं, और 2 गोनाड्स होते हैं जो कि मेंटल में एम्बेडेड रहते हैं और बल्ज हुए होते हैं पेरीब्रैंकियल और एट्रियल कैविटी में, और इनमें कोई भी कॉपुलेटरी ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता। फिर इनका जो टेस्टिकुलर 2 रीजन होते हैं, एक तो टेस्टिकुलर रीजन और एक ओवेरियन रीजन। जो टेस्टिकुलर रीजन होते हैं वहाँ स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, और जो ओवेरियन रीजन होते हैं वहाँ ओव्यूल का फॉर्मेशन होता है। और इनका जो स्पर्म होता है उसमें 3 पार्ट्स होते हैं, एक तो एक्रोसोम प्रेजेंट होता है, और एक्रोसोम के साथ मिडिल पीस प्रेजेंट होता है, और मिडिल पीस के नीचे यहाँ पे लॉन्ग टेल प्रेजेंट होती है, और इनके ओवम में यॉक और वाइटलिन मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती हैं। फिर जब स्पर्म और ओवा का फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो ये जो फर्टिलाइज्ड एग होता है उसमें क्या होता है, होलोब्लास्टिक और अनइक्वल क्लीवेज होता है। यहाँ पे जो क्लीवेज होता है वो कैसे होता है, होलोब्लास्टिक होगा, और होलोब्लास्टिक के साथ साथ अनइक्वल होगा, और अनइक्वल के साथ साथ यहाँ जो क्लीवेज होता है वो डिटर्मिनेट होता है, मतलब पहले से ही डिटरमाइन होता है कि कौन किससे कौन सा पार्ट का फॉर्मेशन होगा। फिर फर्टिलाइज एग में एग से किसका फॉर्मेशन होगा, ब्लास्टूला का फॉर्मेशन होगा, और ब्लास्टूला से गैस्ट्रूला का फॉर्मेशन होगा, और फिर गैस्ट्रूला से क्या होगा, टैडपोल लार्वा का फॉर्मेशन होगा। और ये जो टैडपोल लार्वा है इसकी बॉडी में क्या होता है, एक तो हेड प्रेजेंट होता है, और एक क्या प्रेजेंट होती है, टेल प्रेजेंट होती है। और ये जो टैडपोल लार्वा होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, और इनका जो टैडपोल लार्वा का जो हेड होता है वहाँ पे 3 एडहेसिव पैपिला प्रेजेंट होते हैं जो उसको अटैचमेंट में हेल्प करेंगे। और इनमें सेंसरी ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। सेंसरी ऑर्गन कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं, ऑसिकल्स प्रेजेंट होते हैं और ओटोसिस्ट प्रेजेंट होते हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पे विसरल गैंग्लियन भी प्रेजेंट होता है, जिससे बाद में किसका फॉर्मेशन होता है, नर्व, जो विसुअल गैंग्लियन फिर किस में कंटिन्यू होती है, नर्व कॉर्ड में कंटिन्यू होती हैं। और इनमें कॉर्डेट फीचर्स प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से कॉर्डेट फीचर्स प्रेजेंट होते हैं, टेल प्रेजेंट होती है, टेल के साथ नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, नोटोकॉर्ड के साथ साथ कॉर्डल फिन प्रेजेंट होते हैं, और इनकी बॉडी में होलो नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होता है, और डेवलप्ड एलिमेंट्री कैनाल होता है वो डेवलप्ड होता है। और ये क्या होते हैं, फ्री स्विमिंग होते हैं। फिर ये जो लार्वा होता है ये क्या होता है, फोटो पॉजिटिव होता है और जियो नेगेटिव होता है। ये जो लार्वा में मेटामॉर्फोसिस होता है उसमें 3 स्टेज होती है। जो फर्स्ट स्टेज होती है वो रेट्रोग्रेसिव स्टेज होती है। इसमें क्या होता है कि जो लार्वा है उसमें जो स्ट्रक्चर्स हैं उनका डिसअपीयरेंस हो जाता है या फिर डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। जैसे लार्वा में क्या क्या प्रेजेंट होता है अपन ने देखी थी, टेल प्रेजेंट होती है, टेल के साथ नर्व कोड प्रेजेंट होता है, नोटोकोड प्रेजेंट होता है, सेंसरी ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, और क्या प्रेजेंट है, एडेसिव पैपिला प्रेजेंट थे। तो ये सारे कैरेक्टर कहाँ प्रेजेंट थे, लार्वा में प्रेजेंट थे। बट रेट्रोग्रेसिव उसमें मेटामॉर्फोसिस होगा, तो रेट्रोग्रेसिव में क्या होता है, एक वेल डेवलप्ड जो लार्वा होता है वो क्या करता है, अपने जो कुछ फीचर्स होते हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, वो स्ट्रक्चर डिसअपियर हो जाते हैं। तो रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस में लार्वा में जो टेल, नोटोकोड, नर्व कोड, सेंसरी ऑर्गन और ये जो एडेसिव पैपिला वगैरह प्रेजेंट थे वो सब क्या होंगे, डिसअपियर हो जाएंगे। उस प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस बोलेंगे। फिर रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस के बाद जो सेकेंड स्टेप इसमें होता है वो है प्रोग्रेसिव चेंज का। और इसमें क्या होंगे, जो लार्वा में कुछ कैरेक्टर प्रेजेंट होते हैं वो क्या हो जाते हैं, हाईली डेवलप्ड हो जाते हैं। जब लार्वा अडल्ट में चेंज होता है, उसका लार्वा अडल्ट में मेटामॉर्फोसिस होता है उसमें, तो जो लार्वल जो कुछ कैरेक्टर होते हैं वो हाईली क्या हो जाएंगे, डेवलप्ड हो जाएंगे। लार्वल कैरेक्टर आर हाईली डेवलप्ड, इसको अपन क्या बोलते हैं, प्रोग्रेसिव चेंज बोलते हैं, आर हाईली डेवलप्ड इन अडल्ट। और इसमें कौन से ऐसे जो चेंजेस आएंगे जो प्रोग्रेसिवली हाईली डेवलप्ड होंगे, इनमें जो जैसे टेल का लॉस हो गया, और टेल के लॉस होने से इनका जो ट्रंक होता है वो पीयर शेप का हो जाता है, और इसमें 4 एक्टोडर्मल एम्फुले का फॉर्मेशन हो जाता है। और इनमें जो फेरिंग्स होता है, फेरिंग्स के साथ जो स्टमक होता है, स्टमक, इंटेस्टाइन और लीवर जो लार्वल स्टेज में प्रेजेंट होते हैं, ये सब क्या हो जाते हैं, अनलार्ज हो जाएंगे। इनमें डेवलपमेंट होगा और ये क्या हो जाएंगे, अनलार्ज हो जाएंगे। और इनमें न्यूरल ग्लैंड
न्यूरल ग्लैंड के साथ साथ नर्व गैंग्लियन का फॉर्मेशन हो जाएगा। और इनका जो माउथ रीजन है, माउथ जो रीजन है वहाँ पे जो टेस्ट है वो क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा ताकि ये फीड कर सकें। और इनमें गोनोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये कैरेक्टर है जो इनमें हाईली डेवलप्ड हो जाएंगे। फेरिंक्स, स्टोमक, इंटेस्टाइन, लीवर एनलार्ज हो जाएंगे, अच्छे से डेवलपमेंट हो जाएगा उनका। और न्यूरल ग्लैंड का फॉर्मेशन हो जाएगा और नर्व गैंग्लियन का फॉर्मेशन हो जाएगा। और इनका जो माउथ रीजन है वहाँ जो टेस्ट प्रेजेंट है वो डिसअपियर हो जाएगा, गोनोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा और 4 एक्टोडर्मल एम्पुला का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर इसमें प्रोग्रेसिव चेंज के बाद में कुछ मॉलिकुलर चेंज होते हैं। और ये जो मॉलिकुलर चेंज होते हैं उसमें क्या होता है, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का मेटाबॉलिज्म होता है। इसमें क्या होगा, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का मेटाबॉलिज्म होगा। तो ये अपन ने देखा, ये जो जब ये टाइटपोल लार्वा अडल्ट में चेंज होता है तो इस प्रोसेस को अपन रेट्रोग्रेसिव चेंज बोलते हैं और रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। और इस रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस में 3 स्टेप्स होंगे। पहले रेट्रोग्रेसिव होगा, फिर प्रोग्रेसिव चेंज और मॉलिकुलर चेंज होंगे। रेट्रोग्रेसिव में क्या होगा, जो लार्वा में जो कुछ स्ट्रक्चर या फीचर्स थे वो सब क्या हो जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे, उनका डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। फिर कुछ प्रोग्रेसिव चेंजेस होंगे। जो लार्वा में जो कैरेक्टर हैं कुछ वो हाईली डेवलप हो जाएंगे एडल्ट में। फिर कुछ मॉलिकुलर चेंज होंगे और ऐसे करके लार्वा का क्या होगा, मेटामॉर्फोसिस होगा। फिर ये इसका सिग्निफिकेंस देखते हैं। तो ये इसका जो लार्वा है वो इसके लार्वा की वजह से ये जो हर्डमानिया है वो कॉर्डेट्स में रखा गया है, क्योंकि इनका जो लार्वा है वो कॉर्डेट कैरेक्टर शो करता है। और इनके जो लार्वा होते हैं उसमें डिटर्मिनेट क्लीवेज दिखाया जाता है। तो ये एम्ब्रियोनिक स्टडी में हेल्पफुल है। जब डिटर्मिनेट क्लीवेज की स्टडी की जाती है तो हर्डमानिया को रेफ़र किया जाता है। तो ये इसके लार्वा का जो स्टेज है उसकी सिग्निफिकेंस है। तो ये हमने देखा हर्डमानिया। इसकी नोट्स आपको नीचे लिंक में मिल जाएंगे, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।